విద్యార్థి నాయకుడు ఎన్ఎస్ఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ యొక్క బహిరంగ సభ ముఖ్య నాయకులు రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు సయ్యద్ అజీజ్ పాషా గారు, ఈ యొక్క మలక్పేట్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి షేక్ అక్బర్ గారు ఆంధ్ర యొక్క బహిరంగ సభకు విచ్చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ జాతీయ నాయకుడు విద్యార్థి నాయకుడు అయినటువంటి కన్నయ్య కుమార్ గారు కూడా వేదికపైకి రావడం జరిగింది. మిత్రులారా, మన నియోజకవర్గ ప్రజలారా, ఈ రోజు జరిగే 30వ తారీఖు ఎలక్షన్లలో మనం ఎవరికి ఓటేయాలో ఆలోచించాల్సినటువంటి రోజు. ఈ రోజు మలక్పేట్ నియోజకవర్గంలో గత 15 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఎంఐఎం పార్టీకి చెందినటువంటి ఉన్నారు. 15 ఏళ్లలో మన అభివృద్ధి తాను చేర్చింది ఏది? ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీతో కలవడం, తన ఉన్నటువంటి ఆస్తులను పెంచుకోవడం తప్ప ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు ఈ పాత నగరంలో చేసింది ఏమీ లేదనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎంఐఎం लोगों को पूछा चलो, आप 15 साल से मलकपेट में एमएलए रहने के बाद में आप ये मलकपेट को क्या डेवलप करे ये बताना चाहिए बोल के हम डिमांड कर रहे। आप कुछ भी नहीं करे, जो हुकूमत में है उसके साथ में रहना, आप प्रॉपर्टी से ज्यादा करना, इसके हट के एमआईएम के एमएलए कोई काम नहीं करे। आज तेलंगाना के तरफ से 3 पार्टियां बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम पर्दे के पीछे दोस्ती रह के आज कांग्रेस को हराने का कोशिश कर रहे। ये मलकपेट के लोग सोचना चाहिए, आने वाले दिनों में ये सिचुएशन बहुत खतरा होता। हिंदू मुसलमान के नाम से हिसाब क्रिएट करना इसका काम है, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचते। मैं मलकपेट के लोगों को गुगरामिस करना चाह रहा हूँ, आप सोचना चाहिए या हिंदू हो मुसलमान हो, 2 मजहब के नाम से डिवाइड करना, वोटा लेना, कभी पुराने शहर मलकपेट को डेवलप करने के लिए एमआईएम पार्टी नहीं सोचे। क्या सोचते हैं लोग? काली जो हुकूमत में है उससे दोस्ती कर लेना। आज क्या बोल रहे? कांग्रेस कम्युनिस्टों को बहुत गालियां दिए एमआईएम वाले, मगर ये सोचना चाहिए आप लोग, ये इसकी दुश्मन कौन है? एमआईएम की दुश्मन बीजेपी बोलते, मगर 10 दिन से असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बात कर रहे हैं आप लोग सोचना चाहिए। ये बात कहीं को बोला तो इलेक्शन से पहले एक बात बोलते, अरे भाई हम गलती करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर सामने बीजेपी आता, इसीलिए हमको वोट डाल बोला तो मुसलमान भाई आप पूरे उधर वोट डालते। बीजेपी का कैंडिडेट क्या बोलता, अरे भाई 2 जने लड़ ले रहे, बीच में मेरे को चांस है बोल के उसको वोट डालते। मगर जीत रहा कौन? दोस्ती दोनों की अच्छी रही थी, जीत एमआईएम की रहता। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये आने वाले 30 तारीख को शेख अकबर साहब को हाथ के निशान पर देकर जिताना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, जो मलकपेट में पुराने शहर में एमआईएम वाले जिताए तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता? कोई नहीं बन सकता।
अगर शेख अकबर मलकपेट से अगर जीता है तो इसको कैबिनेट की चांस मिलता, ये एरिया डेवलपमेंट होता, पुराने शहर डेवलपमेंट होता। ये सोचना चाहिए, नौजवान आदमी है, अच्छे बुरा के लिए आप लोगों के लिए काम करने को तैयार है। अगर यहाँ से अगर आप लोग जीते हैं तो पूरा पुराना शहर डेवलपमेंट होता। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कांग्रेस तो बराबर मिनिस्ट्री देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग पूरा पुराने शहर में कहीं भी मिले तो लोग बोल रहे क्या बोल रहे, अरे भाई एमएम बीजेपी एक ही चाहिए, सब बोल रहे। मगर आप लोग सोचना चाह रहे इलेक्शन के टाइम पे आप लोग हाथ को वोट दे के शेख अकबर साहब को जिताना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। पुराने शहर में बीजेपी एमएम के दोस्त के बारे में एक दिन तक बोल सकते इसकी दोस्ताना, मगर टाइम नहीं है। हमारा अजीज पाशा साहब है, कैंडिडेट है, कन्याकुमारी है, इन लोगों का बात करना, इसीलिए मैं तकरीर को यहाँ क्लोज करना चाह रहा हूँ दोस्तों। अब मैं एक्स एमपी राज्यसभा जनाब अजीज पाशा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक संभालें। वक्त की कमी है, सब वक्त का ख्याल करें। स्टेज पर बैठे हुए हमारे मौजूद मेहमान कन्हैया कुमार जी जो दिल्ली से आए हैं, वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, खुशी की बात है कि कन्हैया कुमार साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे कैंडिडेट शेख मुजफ्फर साहब आए और उनके साथ साथ जो है ना विजय सिंह रेड्डी साहब आए। अभी भी जो है ना आपके सामने हमारे ईटी नरसिम्हा साहब बात किए थे और दूसरे कई मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद है। अभी ईटी नरसिम्हा साहब बहुत सारी बातें बोल रहे थे। मैं मुख्तसरन चूंकि हमारे जो बाहर से जो मेहमान आए हैं, जिसके लिए सारे हिंदुस्तान का यूथ देखता है कि हमारे कन्हैया कुमार साहब क्या बोल रहे हैं, इनको देखने के साथ ही बीजेपी वालों की रूह कांपती, तो वो आदमी हमारे बीच में मौजूद है। मैं साथियों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन को वो मुश्किल 5 दिन भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन का कैंपेन रहेगा, इसके बाद जो है ना वोटिंग होगी। तो आपको इस मौके पर बहुत ही अहम फैसला लेना। मैं कल ही खम्मम गया था, देख रहा हूं कि चारों तरफ तेलंगाना में लहर, कांग्रेस की लहर, और जिसकी सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, लहर चल रही है। लोग कहते हैं कि खम्मम के 10 के 10 सीट ये जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट जीतेंगे, तो फिर ये लोग कहां से आएंगे? नलगुंडी का हाल है, महबूब नगर कहीं वही हाल है। एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए, तमाम डिस्ट्रिक्टों में लहर चल रही है। क्योंकि 10 साल से हम जो बरक भर रहे हैं, ये केसीआर साहब के साथ, केसीआर साहब के जो वादे हैं सब झूठे वादे। सबसे बड़ी बात तो यह है, सारे हिंदुस्तान में बेरोजगार अगर सबसे ज्यादा है तो वो तेलंगाना में, बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर 40 लाख बेकार बेरोजगार है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अब देखा जाए तो सारे हिंदुस्तान में 10% बेरोजगारी है, तो तेलंगाना में 15% बेरोजगारी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मैं बेरोजगारी अलाउंस दूंगा। क्या आप में से किसी को बेरोजगारी अलाउंस मिला? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को नहीं मिला। सिर्फ खाली हवा की बातें हैं ये। इसलिए अब जो है ना देखा जाए तो यहाँ पर खुद अपने स्टेट में जो है ना तो 1,90,000 जो है ना गवर्नमेंट की जायदादें खाली है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर खाली एक फाइल आधे घंटे के अंदर लिख के सिग्नेचर करके पूरे 1,90,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है, मगर वो 250 लोग भी नौकरियों से बाहर आ गए। तो इनकी बात के ऊपर भरोसा करना नहीं है। आज हमारे स्टेट में सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने कहा कि हर घर से एक को नौकरी दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, एक घर से नौकरी तुमने क्यों नहीं दी? इसलिए ये वक्त है हमको पूछने का, जो आपने वादा किया था। आज का सबसे बड़ा मसला वही बड़ा मसला है। और एक दूसरी बात, मैं अपनी 50 साल से सियासत में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ।
कई चीफ मिनिस्टर को देखा, कई प्राइम मिनिस्टर को देखा, मगर ये ऐसे अनोखे चीफ मिनिस्टर को जिंदगी भर में नहीं देखा, क्योंकि किसी पब्लिक से मिलता नहीं, उनके मिनिस्टरों से नहीं मिलता, एमएलए से नहीं मिलता, उससे मिलना बोले तो फिर पब्लिक की नाड़ी, पब्लिक क्या सोच रही है उसको कैसे मालूम होगा। खाली गंडी पेट में मैं तो प्रगति भवन में बैठा तो उसको मालूम होता, पब्लिक से मिलना, पब्लिक का दुख सुख क्या है, उनका जो है ना प्रॉब्लम्स क्या है, जब वो हर चीफ मिनिस्टर को देता था, रोजाना सुबह को जो है ना प्रजा दरबार रहता था, 500, 1000, 2000 लोग एक एक से बात करते हुए उनके पिटिशन, उनका क्या करना है, मगर ये किसी से मिलता करता नहीं, उन्हें सिर्फ खाली अपनी दुनिया में रहता, क्या बेटी से बात कर लिया तो समझता सारे है ना तेलंगाना के लोगों से बात कर लिया। और इसलिए तमाम लोग यही नाराज हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर है खाली बातें करने वाला है, घर में बैठ के पब्लिक के क्या है दुख सुख उसके बारे में उन्हें कुछ करने वाला नहीं है। अब रही बात इनको सपोर्ट करने वाला कौन है, एमआईएम, और एमआईएम का हिसाब किताब देके यूपी में जाके 100 सीटों पे कंटेस्ट करते हैं, बिहार में जाके 25 सीटों पे करते हैं, इसमें कर्नाटक में बोलते हैं मैं 100 सीट पे करूंगा, 50 पे करूंगा, 25 पे करूंगा, वेस्ट बंगाल में करते, गुजरात में करते, और यहाँ पर कहीं को क्योंकि उनको जो है ना ये केसीआर को सपोर्ट करना है, उसलिए साथ अब इस मरतबा 2 और डाल दिया उन्होंने, 9 सीटों के ऊपर कंटेस्ट करेंगे। लोग पूछते कि तुम जो है ना बहुत सारे बोलते एमआईएम क्या है, बीजेपी की बी टीम है, मैं तो खाली ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में राज्यसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ये जो है ना टीआरएस वाले इसको बीजेपी को सपोर्ट करें, बोलिए हर किसी में दम है, नहीं हमने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि क्यों सपोर्ट किया आपने, तो इसका मतलब ये है कि तुम भरपूर जो है ना बीजेपी के साथ है, और बीजेपी का खुद यहाँ का इंचार्ज होता है, अगर यहाँ पर मोहल्ला हंग असेंबली तो हम लोग जो है ना टीआरएस केसीआर को सपोर्ट करेंगे, खुद बीजेपी वाले बोले, तो ये बीजेपी के साथ रहने वाला, बीजेपी की टीम वाला आज जो है ना आके बड़े बड़े भाषण जो है ना दे रहा है, तो क्या हम उस बात को समझ सकते हैं, कोई हलक से बात उतरने वाली नहीं है। आज हम देखते हैं उसने कहा था कि मैं 12 घंटे के अंदर 12% रिजर्वेशन देता हूँ, क्या हुआ, कभी उन्हें मुड़ के उन्होंने पूछा कि आपने पब्लिक से वादा किया था, क्यों नहीं, 12% तो नहीं, 10% नहीं, 4 से 5% नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जो है ना हिंदू में जो ये जुडिशियल पावर्स है, कानून मैं जो है ना वक्फ बोर्ड को दूंगा, क्या उन्होंने किया, नहीं किया। दरगाह हुसैन शाह वाली 75,000 करोड़ की जो है ना ये जो वक्त के बजाय इसके दूसरे चले गई, 75,000 करोड़ की मामला मामूली मामला नहीं है। आज जो है ना वक्फ बोर्ड के दफ्तर पे ताले लगे हुए हैं 4 साल से, तो ये कैसे लोग जो है ना इसके लिए ट्वीट करेंगे बगैर रिकॉर्ड देखेंगे, और वहां से 30-40 फाइल गायब हो गए, हाईकोर्ट बोला ये 30-40 फाइल कहाँ गए, इसके लिए सीडी इंक्वायरी करो, सीडी इंक्वायरी का अभी तक रिपोर्ट नहीं है। कभी उन्होंने पलट के पूछा कि मजलिस के जो कायदीन है, कहीं को तो उनके साथ अच्छा है, बस उनको खुशी है, उनके साथ अच्छा रहा, बुरा रहा तो रहा, मगर उन्हें अच्छा इनके साथ रहना बस उसी के लिए। तो ये तमाम लोग अपने जो है ना आउट हाउस बंगलों में बैठ के पब्लिक का क्या है मालूम नहीं है। आज इसीलिए पूरे तेलंगाना में ये कांग्रेस की जो लहर चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि असल तेलंगाना देने वाले कौन, सोनिया गांधी, और उसके ऊपर क्रेडिट लेने वाला कौन, क्रेडिट लेने छूटा जो है ना पलिंदा ठर, मेरी वजह से तेलंगाना, अगर वो नहीं देती तो वो तेलंगाना आता कैसे था। तो आज जो है तेलंगाना के साथ खुल्लन खुल्ला नाइंसाफी जो है ना ये लोग किए हैं, तो उसके लिए हम जो है ना अगर ये लोग अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, क्या हिंदू मुसलमान का या हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ऐसा रहता तो हिंदू लोग जो ना अकबर साहब के कहीं को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस को अब हुकूमत बनाना है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, यहाँ की गलाजत दूर होना चाहिए,
यहाँ पर तमाम लोग खुशहाल रहना चाहिए, तो तभी हो सकता है। क्योंकि अब 6 गारंटी जो उन्होंने दिया है वो गारंटी ऐसी है, अगर लोगों को समझ में आ जाए तो सारी दुनिया की चीजों को बाजू रखे, बोले कि 6 गारंटी से जिंदगी समझ सकती है। कर्नाटक में जो हुआ आपने देखा, आज वहां पर तमाम लोग औरतें जो खुश हैं वो गारंटी की वजह से, तो वहां पर बेरोजगारी अलाउंस मिल रहा है, औरतें बच्चे फ्री में ये कर रहे हैं, कोई शादी की है, बच्ची की शादी की है तो उनको जो है ना सोना मिल रहा, पैसे मिल रहे, बेरोजगारी अलाउंस मिल रहा, और जो है ना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर सेक्टर के लोगों को फायदा जो है ना, खाली हवा की बात नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि तमाम लोग जो फायदा उठा रहे हैं, तमाम लोग खुश हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस मलकपेट में हमारे शेख अकबर साहब बहुत जज्बा रखने वाले नौजवान हैं, वो जो है ना उस किस्म के अठाईगिरी टाइप का तो ये नहीं है। ये सियासत में जो लोग अठाईगिरी करते, मजलिस के लोग जैसे, ये जो है सच्चा जज्बा रखने वाला इंसान है, नौजवान है। वो चाहता ही है कि मैं जो है ना ये पूरे मलकपेट हल्के को बिल्कुल इसमें डेवलपमेंट लाऊं, जो बेरोजगार बेकार लोग हैं उनको ना रोजगार दिलाऊं, गुर्बत दूर करने के लिए बलदी मसाइल, यहाँ के जो तमाम पूरे बलदी मसाइल बहुत से हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है, और उसके लिए हम तमाम लोग मिलकर इनको सपोर्ट करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, और हमारे जन समिति वाले वो कर रहे हैं, तमाम पूरे जितने लोग प्रोफेसर और कई लोग जो है ना अपने आप जो है ना कैंपेन कर रहे हैं कि कांग्रेस है ना किसी अलग से आना चाहिए, और हुकूमत यहाँ पर कांग्रेस की खैर होना चाहिए। तो मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस इलेक्शन में हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, जिनका निशान हाथ है, तो आप उनको भारी सीरीज से जिताइए। उनको जिताना हमारी जीत है, वो हमारी जीत है। तो इस मरतबा आप तमाम लोगों की हिमायत हमारे उम्मीदवार शेख अकबर साहब, जिनका निशान हाथ का निशान है, उसको देकर भारी सीरीज से कामयाब कीजिए। यही मेरी आप तमाम लोगों से इल्तिमास और ये दरख्वास्त है। शुक्रिया। अजीज पाशा साहब, इससे पहले कि मैं कन्हैया कुमार साहब को बुलाऊं, वक्त हमारे पास 35 मिनट है, और शेख अकबर साहब की रिक्वेस्ट पर मैं सैयद रफी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और माइक संभालें। 2 मिनट चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 मिनट का वक्त हमारे जफर भाई की मेहरबानी और वक्त का तकाजा भी है, तो मैं इंशाल्लाह 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आपसे सीधा सीधा सवाल, इनको भी करिए, आपसे सीधा सवाल है, आप लोग को डबल बेडरूम मिला? जवाब चाहिए। डबल बेडरूम मिला? मैं चाहूंगा कि मलकपेट का जवाब चाहिए, केसीआर साहब को सुनना चाहिए, सुने आना चाहिए। डबल बेडरूम मिला? మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు దొరికిందా? తెలుగులో కూడా చెప్పొచ్చండి, లేదు అని. మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ దొరికిందా? ఉద్యోగాలు దొరికినాయా? ఏంటి మీకు పెద్ద స్కూళ్లలో చదువు దొరికిందా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చిన్న మాట అండి, చిన్న మాట. మీకు 500 రూపీస్ की गैस सिलेंडर వస్తే కావాలా వద్దా? 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक 200 यूनिट बिजली मुफ्त चाहिए नहीं चाहिए? కరెంట్ మీకు 200 యూనిట్లు ఫ్రీగా కావాలా వద్దా? రైట్. మీకు ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఇల్లు కట్టించాలనేదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. మీకు ఇల్లు కావాలా వద్దా? ఉద్యోగం కావాలా వద్దా? మన మధ్య మాటల మాంత్రికుడు ఉన్నాడు, తన పేరు కన్హయ్య కుమార్. అతనికి కూడా అర్థం అవ్వాలి మనమేంటి, మన సత్తా ఏంటి, మన సత్తువేంటి, మన జోరేంటి. నేను ఒకసారి మిమ్మల్ని అడుగుతాను, అబ్కి బార్ అన్నప్పుడు మీరు పిడికిలు బిగించి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అనాలి, అలా అనగలుగుతారా? ప్రతి ఒక్కరూ
ఈవెన్ లాస్ట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు అబ్ కి బార్ और जोर से अब की बार भाई साहब, मैं अलविदा करने से पहले फिर कहता हूं, कांग्रेस की जंग ना बीजेपी से है, ना टीआरएस या बीआरएस से है, ना ही एमआईएम से है। इस बार कांग्रेस की जंग गरीबी पे है, गुर्बत पे है, महंगाई पे है, दंगाई पे है, आपके मसले मसाइल पे है। ये जंग कांग्रेस ने छेड़ी है आपके तरफ से। अगर आप कांग्रेस को साथ देना है, क्योंकि ये आपकी जंग है, अगर आप नहीं जिताएंगे तो कौन, आप नहीं साथ देंगे तो कौन। मेरी बारहा आपसे गुजारिश है, प्लीज कांग्रेस को वोट दीजिए। और मेरी माँ और बहनों, एक बात याद रखें, अगर आपको कोई आके वोट पूछता है तो उनसे पूछिए, हर महीना 500 रुपए में सिलेंडर दिलाते हैं तो हमारा वोट आपको है। अगर कोई वोट पूछता है तो उनसे पूछिए, हर महीना मेरी माओ बहनों को 2500 रुपए, 2500 रुपए देता है तो हमारा वोट उनको है। कोई आके वोट पूछता है तो उनसे कहिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं तो वो हमारा वोट आपको है। और फिर कोई वोट आके आपसे पूछता है, हमारे बच्चों के लिए 5 लाख का कोई गारंटी कार्ड देता है तो वोट हमारा उनको है। ये सवाल कीजिए, आपको गारंटी नहीं देते हैं तो उनके लिए नहीं, आपका वोट उनको चाहिए जो आपको हर महीना 2500 दे। आपका वोट उनको दे जो सिलेंडर 500 रुपए में दे। आपका वोट उनको दे जो बिजली 200 यूनिट मुफ्त दे। आपका वोट उनको दे जो आपको मकान दे। आपका वोट उनको दे जो रोजगार दे। आपका वोट उनको दे जो इल्म दे। आपका वोट उनको दे जो इलाज दे। आप सब ताकतवर हैं, एक बार ताकत का मुजाहरा आखिरी बार कीजिए, अब की बार जोर से, अब की बार। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सैयद रफी साहब। बाजार में नफरत जुबान खोल रहा हूं, बाजार में नफरत के जुबान खोल रहा हूं, मैं प्यारो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नौजवानों, हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल की धड़कन, बूढ़ों और बच्चों के दिल की धड़कन जनाब कन्हैया कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हैदराबाद मलकपेट की आवाम को मुखातिब फरमाएं। जनाब कन्हैया कुमार साहब। एक कन्हैया कुमार साहब, एक शेर आपके लिए है, क्योंकि इससे पहले 2018 में भी आप यहाँ आए थे कन्हैया कुमार साहब। 2018 में भी आप अकबर बाग चौरस्ते पे आए थे। एक शेर कन्हैया कुमार साहब के लिए है, एक मिनट। हाँ, कन्हैया कुमार साहब के लिए एक शेर है, जिंदगी चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। यूं तो है दुनिया में हजारों हंसी, लेकिन मुझे प्यार तुमसे। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हैदराबाद के आप तमाम बाशिंदों को, आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को अपने घरों में बैठकर मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन पा रहे आप तमाम लोगों को जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, बिल्डिंगों में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। जो भी काम मिलता है खून पसीना लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनतकश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों,
मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि पूरी मंच सजी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक बार नहीं आप सबका स्वागत करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए तो मैं यहाँ जो तमाम लोग मौजूद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्तागण, मंच पे उपस्थित तमाम नेतागण, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम नेताओं को जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने एक बार फिर से मुझे हैदराबाद की सरजमी पे आने का मौका दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि हैदराबाद में रहने वाले लोगों के ऊपर हमारे तमाम जो भारत यात्री हैं, जो कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक गए थे, हैदराबाद के लोगों के प्रति एक विशेष स्नेह है, एक खास किस्म की मोहब्बत है और हम समझते हैं कि हैदराबाद का उधार है हमारे ऊपर कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से हैदराबाद के लोगों ने श्री रंगारेड्डी, संगारेड्डी के तमाम जिलों के लोगों ने
जिस गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया और उनके साथ चल रहे तमाम भारत यात्रियों का स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक दो बार हैदराबाद आने का मौका मिला, लेकिन आप तमाम लोगों से मिलने का और आपको शुक्रिया अदा कहने का मौका नहीं मिला था। तो मैं सोचा कि चुनाव अपनी जगह है, चुनाव प्रचार अपनी जगह है, लेकिन हैदराबाद के लोगों के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए उनको शुक्रिया कहना तो बनता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे पिछले चुनाव की भी कुछ बातें याद आ रही थी। जब 2018 में पिछली बार चुनाव हो रहा था, तब भी मैं हैदराबाद के इन इलाकों में आकर के चुनाव प्रचार किया था और उस वक्त मैं सीपीआई में था। उस वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और क्या संयोग है ये देखिए कि जलसा उसी तरह का है और लोग भी तमाम वही तरह के हैं, मंच पर भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन अब मैं सीपीआई में नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं। अक्सर मैं इस बात को बोलता नहीं हूं कि मैं पहले सीपीआई में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हूं, लेकिन आज आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई लड़ाई छोड़ दी है। 2018 में भी यही इलाके थे, यही मंच था, यही समर था, यही संघर्ष था। आज 2023 में भी वही इलाका है, वही मंच है, वही समर है, वही संघर्ष है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी इस देश में कि हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने एक राजनीतिक फैसला लिया है। वो जरूरत ये आन पड़ी कि हम सब ने ईमानदारी से एक बात महसूस की है। आप यह बात चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े सदस्य हों, चाहे आप भाजपा से जुड़े हों, चाहे टीआरएस से जुड़े हों, एमआईएम से जुड़े हों या सीपीआई से जुड़े हों, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस की है। महसूस ये किया है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है, सच बोलने के लिए यह गुणागणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है, तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात